अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और लड़ाई अब जो है बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि फ़ाइनल राउंड में आ गई है और हर कोई अब खुलकर सामने आ चुका है और अब उसके लिए जितना जो किसी से बन पड़ेगा वो करेगा। तो ये अक्टूबर का जो मंथ है ये आपको बता देगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो इसलिए इसमें अब हर कोई अपने कार्ड्स जो कि पहले थोड़े से छुपा के रखे हुए थे अब खुल के खेलने ही पड़ेंगे सबको। अब इस सिलसिले में जजेस के पास क्या ऑप्शन है, फवाद चौधरी साहब ने आज बड़ा क्लेम किया है, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के दरमियान जो आइनी तरमीम है उसके हवाले से कोशिश हो रही है और ख़ास तौर पर अब नंबर गेम की बात की जाए तो मौलाना अगर नहीं मानते तो इसकी तरफ रुझान किया जा रहा है कि फिर पीटीआई के बंदे तोड़े जाएं। उसके लिए जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर बड़ी नज़रें हैं। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे सेनेटर्स हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है और जो कि दूसरी तरफ यानी हुकूमत की तरफ वोट कर सकते हैं अगर आर्टिकल 63A वाला जो मामला है वो हल हो गया। यानी काजी साहब अगर अपने बेंच में इसकी तशरीह में ये मामला उड़ा दें कि जी वोट ही काउंट ना हो, तो उस सूरत में पीटीआई के वो कौन से सेनेटर्स हैं जो कि हुकूमत के साथ जा सकते हैं। इस व्लॉग में आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मियाँ साहब जो है वो लंदन यात्रा के लिए फाइनली जाने का प्लान कर चुके हैं। इसके ऊपर क्या खबर है और क्या वो वापस आएंगे या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर दूसरी तरफ कनाडा में भी आज एक करारदाद पेश की गई है। इस करारदाद में क्या बात की गई है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं इसके हवाले से भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थोड़ा सा मुझे फ्लू सा हो रहा है, मेरा ख्याल है चेंजिंग वेदर का असर है, तो थोड़ी मुझे बोलने में दिक्कत है। अगर आपको महसूस हो तो उसके लिए माजरत। लेकिन सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं कि जो आइनी तरमीम है उसकी वजह से क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। आइनी तरमीम करनी है जिसके लिए दो मकसद हैं कि या तो 63A आर्टिकल की तशरीह बदल कर आइनी तरमीम हो जाए। उसकी सूरत में दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाकर काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। इसका ऑप्शन अब मुझे कम नज़र आ रहा है क्योंकि आज जो बिलावल ने भी बात की है, जो इससे पहले मौलाना भी कह चुके हैं और इससे पहले और भी लोगों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आ चुके हैं, तो बाज़ार लग रहा है कि ये जो इनका ऑप्शन था कि जी हम जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो बढ़ाकर 68 ईयर्स कर देंगे तो काजी साहब ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ले लेंगे, तो ये वाला प्लान तो अब तकरीबन फ़ारिग हो चुका है। दूसरे प्लान के ऊपर अब ज़्यादा फोकस है, वो फोकस है आइनी अदालत का मामला। और इस वजह से कोशिश ये है कि आइनी अदालत अब नहीं बनाकर उधर काजी साहब को भेज दिया जाए और इधर एक डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जैसा मजिस्ट्रेट बनाकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस नाम नहाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिठा दिया जाए। इस तरह सबको खुश कर लिया जाए। तो इसके ऊपर अब दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात यह है कि इसके हवाले से आपने देखा कि बिलावल ने भी आज सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी किया और वहाँ पर जनाब उन्होंने आइनी अदालत की बात की है कि लाजमी बनेगी। तो ये जो चीज़ है इसके हवाले से अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मामला वो जो एक्सटेंशन की एज बढ़ाने वाली बात थी उसकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं है। दूसरी जो बात है कि आइनी अदालत के हवाले से मुख्तलिफ बार्स वगैरह और जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी एक नरम रवैया रखती हैं, उतना हार्ड स्टांस नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर इन्हें उम्मीद है कि कंसेंसस भी डेवलप किया जा सकता है और मौलाना भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर मौलाना शामिल ना भी हो तो उस सूरत में पीटीआई के बंदों को पकड़ा जाए। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर चूँकि सेनेट में भी इनको नंबर्स कम हैं इनके पास, तो इस सूरत में अगर 63A आर्टिकल की तशरीह उड़ा देते हैं काजी साहब, जो कि 30 सितंबर को अब बेंच बनाया उन्होंने, अगरचे जस्टिस मुनीब के बारे में बताया जा रहा है कि वो इसमें नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर वो इसमें नहीं भी बैठे तो काजी साहब उनके बगैर भी काम चला लेंगे, कोई और जज शामिल कर लेंगे, उनके लिए क्या मसला है। तो कहने का मकसद ये है कि काजी साहब के पास टाइम थोड़ा होगा, लेकिन उन्हें उसी एक आध हफ्ते के अंदर अंदर समातें करके उसकी तशरीह जो है बदलनी होगी और उस सूरत में फिर जो पीटीआई के लोग हैं वो भी वोट करने के मजाज हो सकेंगे। अब इस सिलसिले में हुकूमत ने अपनी पहले से तैयारी शुरू कर दी है और पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों से रब्ते करने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 सेनेटर्स हैं उनके नाम काफ़ी ज़्यादा हमारे सोर्सेज कन्फर्म कर रहे हैं। एक तो जो सेनेटर सैफ अबड़ो हैं उनका नाम लिया जा रहा है कि उनके मामलात ऑलमोस्ट हुकूमत से तय हैं। इसी तरह फौजिया रशीद साहिबा जो हैं उनके बारे में भी यही खबर आ
आ रही है कि वो भी ऑन बोर्ड हैं। अगर ये 63A वाला मसला ख़त्म हो जाए तो वो भी वोट कर सकती हैं। और तीसरे जो फैसल सलीम साहब हैं, इनके बारे में भी ये खबर आ रही है कि ये जो 3 लोग हैं, कुछ 2-4 और भी हैं वैसे तो जिनसे बातचीत चल रही है, लेकिन ये 3 जो बंदे हैं इनके बारे में तो कंफर्म आ रही है खबर कि ये जो लोग हैं ये तीनों कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं और हुकूमत के साथ इनके मामला तय हो चुके हैं। तो अब अगर सेनेट में मौलाना साथ नहीं देते या अख्तर मेंगल साहब साथ नहीं देते तो पीटीआई के ये जो 3 सेनेटर्स हैं या 2-4 और भी में भी वो भी हुकूमत के साथ जा सकते हैं। इस बात की खबर पीटीआई को भी हो रही है और इसलिए जो पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर एक आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है और ये डिमांड की जा रही है कि जब तक ये आईनी तरमीम वाला कट्टा किसी तरफ बंद नहीं जाता, जब तक ये मसला किसी तरफ लग नहीं जाता, तो तमाम जो सेनेटर्स और अरकान असम्बली हैं इनको केपी भेज दिया जाए और इनको खैबर पख्तूनख्वा में जो है मुकीम रखा जाए, ताकि अगर कोई इनको पकड़ कर ज़बरदस्ती ज़दोकोब करके या मजबूर करके डरा धमका के वोट लेना चाहे तो तब भी इस तरह की चीज़ मुमकिन ना हो। वहाँ पे उन्हें सेफ़ रखा जाए और उनकी फ़ैमिली को भी सेफ़ रखा जाए। और अगर कोई इनसे वैसे भी रब्ता कर रहा है, कोई लेन देन करके और कुछ इस तरह की लालच वगैरह दे के, तो उस सूरत में भी इनके साथ रब्ता कारी मुमकिन ना रहे। तो ये डिमांड बढ़ रही है कि जब तक ये आईनी तरमीम वाला मामला, यानी आप कह लीजिए कि 25 अक्टूबर तक जो है इनको किसी तरफ छुपा दिया जाए इन तमाम अरकान असम्बली को। तो ये जो पीटीआई के लोग हैं ये डिमांड कर रहे हैं। वैसे ये कितनी अफसोसनाक बात है कि आप आईनी तरमीम करते हैं मुल्क की इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए, और उसके लिए इत्तफाक़ राय होना चाहिए, ना कि आप दूसरों के बंदे तोड़ कर और किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करवा कर, किसी को डरा धमका कर मजबूर कर दें कि जी आओ और इस आईनी तरमीम में साथ दो। तो ये वाली बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। लेकिन जो इस वक्त एक नहज पर चीज़ आ चुकी हुई है उसमें आपको पता है कि कोई किसी बात को खातिर में नहीं ला रहा और शायद ऐसा एक रूल सेट हो चुका है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो लिहाजा जो ये जंग समझ ली है लोगों ने, उन्होंने इसको अब हर चीज़ को जायज़ समझ लिया है। तो इसलिए उन्हें इस बात का कोई भार नहीं है कि जी ये गलत है या सही है। हालांकि ये जो 63A आर्टिकल है ये इन्हीं लोगों ने शामिल किया हुआ था आइन में और वजह इसकी यही थी कि फ़्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोका जाए। लेकिन आज यही जमातें फ़्लोर क्रॉसिंग खोलना चाहती हैं और उसी के लिए ये कोशिश कर रही हैं, पिटिशन्स करती हैं कि जी 63A की जो तशरीह है वो बदलवाई जाए क्योंकि फ़्लोर क्रॉसिंग नहीं हो पा रही है। नहीं शर्मनाक बात। तो इससे ही पता चलता है कि जब अदम एतमाद के वक्त इमरान खान साहब के बंदे तोड़े गए थे तो क्या आप समझते हैं कि वो अपने तौर पर चले गए थे उस तरफ? इसी से पता चलता है कि उस वक्त भी इसी तरह फ़्लोर क्रॉसिंग करवाने की पूरी कोशिश थी और इत्तेहादियों को भी ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान के लोग तो ख़ुद उसको छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद इत्तेहादी भी दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए थे। और पंजाब में तो बाकायदा फिर इमरान खान के बंदों के वोट लेकर और हुकूमत जो थी वो तब्दील करवाई गई थी। तो ये सब कुछ हुआ था। कहने का मकसद ये है कि ये वो जमातें हैं जो मुनाफ़कत करती हैं, जो बज़ाहिर कहती हैं कि जी हम तो जमहूरी हैं और हम फ़्लोर क्रॉसिंग के ख़िलाफ़ हैं और हमने इसलिए आर्टिकल 63A जो था वो आइन में शामिल किया। और आज यही जमातें आपका ये आर्टिकल ख़त्म करना चाहती हैं या इसकी तशरीह बदलवाना चाहती हैं ताकि फ़्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल सके। ये इनकी हकीकत है, ये बताना ज़रूरी है। बाकी ज़ाहिर है पीटीआई के मेंबर्स को भी आईना दिखाना ज़रूरी है कि आप वोट इमरान खान से लेकर आ रहे हैं और जब आपको पता है कि इस वक्त ये कितनी ख़तरनाक तरमीम होने जा रही हैं जो पूरे की पूरी अदलिया को एक तरह से मफलूज करने की कोशिश और साजिश है और उसमें आप अगर हिस्सादार बनने जा रहे हैं, पूरा आपने पाकिस्तान का फ्यूचर ही अदलिया का इस पर दाव पे लगा दिया। लेकिन अब आपको पता है कि लोग फिर हर तरह के हर कैंप में मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ के हवाले से सूरत हाल है। लेकिन क्या जजेस इन तमाम चीज़ों को इसी तरह हाथ पे हाथ धरे रख कर देखते रहेंगे कि जो कुछ हो रहा है होता रहेगा? इसके भी इम्कानात बड़े कम हैं क्योंकि इस बात का कभी इम्कान है कि जजेस बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे। और अब ख़बरें ये आ रही हैं, वैसे तो बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी ये ख़बरें देते हैं कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजेस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं और मंसूर अली शाह साहब इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं। तो इस वक्त कोई भी ऐसा एडवेंचर जो है ये उल्टा हुकूमत के गले पड़ सकता है। आज फवाद चौधरी साहब ने तो इवन काशिफ अब्बासी साहब के शो में ये तक कह दिया है कि अगर ऐसी कोई चीज़ सूरत हाल बन ही जाती है कि हुकूमत किसी भी तरह मैनेज करके आईनी तरमीम करके इस तरीके से शब खून मारने पर कामयाब होती है तो उस सूरत में ये जजेस डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे
और काशिफ अब्बासी साहब ने उस पर पूछा कि क्या करेंगे, मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? उन्होंने कहा 100% हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये इनकी भूल है कि ये जजेस जो हैं ये वर्ल्ड क्लास जजेस हैं, आपके ख्याल से ये इनको आप इस तरह बेवकूफ़ बना लेंगे कि चलो जी हो गया और वो चुप करके उसी तरह काम पे लग जाएंगे? तो ये इस तरह नहीं होने वाला और ये पूरा एक महाज हुकूमत के गले पड़ जाएगा। जो अभी तक थोड़ा सा चीज़ें सड़कों के ऊपर और अदरवाइज़ भी किसी ना किसी हद तक ठंडी बज़ाहिर नज़र आती हैं, वो इस तरह ठंडी थोड़ी रहेंगी। तो चौधरी साहब तो ये खबर दे रहे हैं कि जी पूरे जजेस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। तो अगर तो ये कोई इस तरह का क्राइसिस बनता है जिसमें ऑल टू ऑल मतलब हम देखते हैं कि इस तरह का कोई रिएक्शन आता है कि सभी मुस्ताफ़ी हों, तो वो एक अलग बात है जो कि एक आइनी बहरान का बाइस बन जाएगी। लेकिन अगर इस तरह हम देखें कि जी 5-6 जजेस सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी हो गए, 2-4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 2-4 लाहौर हाई कोर्ट के, तो उस सूरत में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये तो कहेंगे वेलकम बिस्मिल्लाह, खुद ही ये लोग जो कि इन्हें लग रहा होगा कि सिस्टम को अंदर रहकर परेशान कर सकते हैं, तो वो कहेंगे ये तो अच्छा हो गया, खुद ही ये इस्तीफ़े दे के चले गए हैं। जैसे कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हों या जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हों, उनके जाने से तो फ़ायदा ही हुआ है ना सिस्टम को, क्योंकि उन्हें मज़ामत कम मिली फिर उसके बाद, तो उनको तो इस चीज़ का उल्टा फ़ायदा हो जाएगा। वो अपनी मर्ज़ी से नए जजेस भर्ती करेंगे और फिर रावी चैन ही चैन सच में लिखना शुरू कर देगा। तो इसलिए ऐसे तो किसी एडवेंचर का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर बीच में से कुछ लोग जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन अगर एक ओवरऑल पूरी जुडिशरी खड़ी हो जाती है तो फिर एक अलग सूरत हाल बनती है जिसके ऊपर वो एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि जी हम केसेस ही नहीं सुन रहे, हम बेंचेस में बैठ ही नहीं रहे, आप बनाएं फिर बेंचेस, नए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से हम बैठ ही नहीं रहे। जैसे कि अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि अगर मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठ रहे बेंच में, तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि बाकी जो 8 जजेस हैं उनमें से भी कहें कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता, हम नहीं उसमें किसी भी आपके बनाए हुए बेंच में बैठेंगे। क्योंकि ये खबर तो आ रही कि मंसूर अली शाह साहब अब कमेटी में दोबारा नहीं बैठेंगे। उन्होंने तो ख़त भी लिख दिया और उन्होंने कहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रिमूव किया गया है तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए, और उनको रिमूव करने के बाद अगले सीनियर जज को छोड़कर उससे आगे 5वें नंबर के जज को शामिल किया जा रहा है, तो उसकी भी कोई वजह होनी चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप अपनी मर्ज़ी से एक 1 मैन शो चलाएं? तो ये उन्होंने जो ख़त लिखा है वो सारा ओपन है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर 8 जजेस बैठने से इनकार कर दें और 4-5 जजेस को काजी साहब सिर्फ रोस्टर्स में शामिल कर लें, तो जाहिर है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा प्रैक्टिकली। तो जजेस इस तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, जजेस पूरे के पूरे जुडिशरी खड़े होकर इस्तीफ़े दे के भी रिएक्ट कर सकती है। तो जजेस के पास फिर अपने ऑप्शन होंगे कि अगर उनके ऊपर आपने कदगन लगाने की कोशिश की तो वो किस तरह से रिएक्ट करें, और ये फिर एक बहुत बड़ा आइनी बहरान बन जाएगा इस हुकूमत के लिए, जिसके लिए हैंडल करना हुकूमत को काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और फिर ज़ाहिर है ऐसे मौके के ऊपर सिविल सोसाइटी, वकला तंजीमें, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये भी कोई ये तो नहीं है कि अपने अपने घरों में सुकून से बैठे होंगे। तो ज़ाहिर है फिर एक वो मूवमेंट जन्म ले लेगी जो अभी तक हुकूमत अवॉइड कर रही है, और इस बात के लिए बाकी जो पॉलिटिकल वर्कर है वो तैयार बैठे हैं कि ऐसी कुछ सूरत हाल बनेगी तो वो डेफिनेटली उसके अंदर फिर कूद जाएंगे। तो ये अब जो आइंदा का मंजरनामा है हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल है, अगर वो तरमीम करती है तो भी और अगर नहीं करती तो भी। वैसे अगर मैं हुकूमत को मशवरा दूं तो मेरे ख्याल से अगर ना हुकूमत तरमीम करे तो शायद इतनी मुश्किल सूरत हाल ना बने जितनी इनको तरमीम करके मुश्किल सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि इंसान की अक्ल मारी जाती है, तो कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त हुकूमत की है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ इस बात का अंदाज़ा कहीं ना कहीं हुकूमत को है कि उनके लिए इस तरह की सिचुएशन बन रही है, और हर कोई जहाँ अपने कार्ड्स खेल रहा है वहाँ पे मियाँ साहब ने क्या किया जी, प्लान कर लिया लंदन जाने का। और ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी उनके साथ लंदन जाएंगी। 2 हफ़्ते का फ़िलहाल प्लान करके जा रहे हैं बाप बेटी, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा तो यकीनन वापस आ जाएंगी। मेरा अंदाज़ा अपना ज़ाती है कि मियाँ साहब शायद 2 हफ़्ते में वापस ना आएँ, वो अपना शायद जो वहाँ पर क़याम है उसको थोड़ा सा लंबा करेंगे और सूरत हाल भी देखेंगे, वहाँ से बैठकर चालें भी चलेंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर रहते हुए इधर चालें चलना मुश्किल हो जाती हैं, इदारों पे दबाव बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो वहाँ अपने मुल्क में जाकर तो वो फिर शेर बन जाते हैं, वहाँ जाकर फिर जो है वो चालें ठीक ठाक चलते हैं, अच्छी तरह साजिशें करते हैं, तो वो फिर वहाँ जाकर आज़ाद फ़िज़ाओं में साजिशें करेंगे। यहाँ तो बेचारों को बोलने की भी आज़ादी नहीं है, बेचारे एक लफ्ज़ नहीं बोलते, देखें चेहरा नहीं दिखाते कितने कितने दिन। तो बहरहाल वो जाएंगे, मेरा ख्याल ये है कि वो कुछ अरसा वहाँ पर रहेंगे और फिर हालात को देखते हुए उसके बाद ही वापसी का कोई प्लान करेंगे। तो मियाँ साहब जो है वो उड़न छू होने के लिए तैयार बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है
वो ये भी है कि जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी वैसे तैयार बैठे हैं उधर मियाँ साहब का भी इस्तकबाल करने के लिए। और इस वक्त तो फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब के लिए दौरा अमरीका पर, और वहाँ पर एक उनकी मौजूदगी में एहतजाज का प्लान कर लिया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने। और कल उनको जो है इस सिलसिले में एक ज़बरदस्त किस्म का वेलकम मिलेगा। ज़ाहिर है एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और नारेबाजी करेंगे, तो एक शर्मिंदगी की बात होगी कि आप दूसरे मुल्क में आएँ और वहाँ पर जो वहाँ पर बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो आपका कैसे इस्तकबाल कर रही है। तो ये उन्होंने प्लान कर रखा है, और ये अच्छे खासे तादाद में वहाँ पर पाकिस्तानी हैं। तो आप देखिए कि उसका एक ज़ाहिर है नेगेटिव सा इम्पैक्ट तो आता है। जहाँ पर आप गए हैं वैसे ही वो आपको मुँह नहीं लगाते, कोई इज़्ज़त तो है नहीं है। तो दूसरी सूरत में जब आपके अपने ही लोग आपके ख़िलाफ़ इस तरह से एहतजाज कर रहे होंगे तो आपकी क्या लेजिटिमेसी रहती है। दूसरी तरफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक में जो उनकी हुकूमतें हैं, जो उनकी पार्लियामान हैं, वहाँ पर भी अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका एक मंज़र हमें कनाडा की पार्लियामेंट में नज़र आता है, जहाँ पर एक करारदाद आज पेश की गई है रूबी सहूता की जानिब से, और उन्होंने ये जो करारदाद है पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से पेश की है कनाडा की जो पार्लियामेंट है, रुकने पार्लियामेंट, उन्होंने इसमें जो बात की है वो इमरान खान साहब की रिहाई की है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की है, इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ हो रही हैं उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई है, जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है उसके हवाले से उन्होंने बात की है। और ये सब बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जी कनाडा जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और पाकिस्तान में जो इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं इसके हवाले से अपना दबाव बढ़ाए। और उन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पर जो यहाँ पर मिलिट्री ऑफिशल्स आते हैं या दीगर ऑफिशल्स आते हैं उनके दौरे यहाँ पर बैन किए जाएं जब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं करते अपने मुल्क में इन तमाम चीज़ों के हवाले से। IMF का जो लोन है उसके हवाले से अपना जो असर रसूख है वो कनाडा इस्तेमाल करे, और इस तरह की दीगर उन्होंने चीज़ें कही हैं कि जिसमें वो दबाव बढ़ाने की बात करें। एज़ पाकिस्तानी हमारे लिए ये सुनना अच्छा नहीं है ऑनेस्टली। हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए तो मईशत के लिए अच्छी ख़बरें आनी चाहिए, और इस वक्त तो हमारे मुल्क को ज़रूरत भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक वाकई इंटरनली जो एक क्राइसिस का हम शिकार हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है जो बाहर के लोग हैं वो भी अपना कंसर्न जो है वो शो कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो बहुत एक्टिव है, और वो अपने अब जो कंसर्न्स हैं वो अपनी हुकूमतें और अपनी पार्लियामान तक भी, वहाँ जहाँ रहते हैं उस पार्लियामान तक भी पहुँचा रहे हैं, और उसी का ये असर जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि जो कनाडा की पार्लियामेंट है उनकी तरफ से भी ये करारदाद। तो ओवरऑल इन तमाम चीज़ों का हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना मकसद है कि इस हुकूमत के ऊपर और यहाँ के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़े कि ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया को कुछ पता नहीं चल रहा और आप सबको बेवकूफ़ बनाते चले जा रहे हैं। दुनिया को नज़र आ रहा है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह की ये हुकूमत है, इसको कैसे बचाया जा रहा है। और अभी सारी चीज़ें जो हैं वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हो रही हैं। वो अल जज़ीरा की आप रिपोर्टिंग देख लें, आप टर्किश चैनल की रिपोर्टिंग देख लें, आप BBC की रिपोर्टिंग देख लें, आपको पता चलता है कि वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आप उनकी आंखों में धूल झोंके जाएं और आप कहें कि जी सब अच्छा है, ये तो सिर्फ एवं ही अपोजिशन पार्टियां शोर मचाती हैं। तो ये इसको इतना रेगुलर और इतना नॉर्मल नहीं ले रहे, और इस बात को अंडरस्टैंड जितनी जल्दी कर लिया जाएगा उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा जी ये सब चीज़ों के साथ जब एक एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंटरनली जो क्राइसिस है हुकूमत के लिए वो ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे में इमरान खान साहब ने भी जो अपना पूरा एक कह लें कि एग्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन है वो भी दे दिया हुआ है, जिसमें आपको मालूम है कि जुमेरात को एहतजाज है, अदलिया की आज़ादी के लिए जुमे को एहतजाज है, इमरान खान की रिहाई के लिए हफ्ते को जलसा है रावलपिंडी में। और इंटरेस्टिंगली जमात इस्लामी ने भी इतवार के दिन जो एहतजाज है वो प्लान कर लिया, और वो भी अब कह रहे हैं कि जो हमसे कमिटमेंट्स की गई थी वो पूरी नहीं की गई, तो हम भी दोबारा एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। तो आने वाले दिन इस हुकूमत के लिए खासे मुश्किल होने जा रहे हैं, और इस सारी सिचुएशन को इन्होंने अब डील कैसे करना है ये एक अहम नुक्ता होगा। एक जो मैं सिर्फ एक बात और कर लूँ कि आज जो बिलावल ने ख़िताब किया उसमें उन्होंने बहुत कोई घटिया सी इशारेबाजी भी की और कोई बहुत गलत सी मिसाल भी दी जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इसको मेंशन यहाँ पे कर रही हूँ कि कोई भी शख्स अगर इस किस्म की गुफ्तगू करता है किसी भी सीरियस फोरम पर और पब्लिकली, तो वो हम ये देखते हैं कि हमें फिर इसमें एक मुनाफ़कत नज़र आती है। जैसे अली अमीन गंडापुर साहब अगर ज़रा सी भी कोई लूज़ टॉक करते हैं तो एक पूरा उसमें
महाज खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी, और मुख्तलिफ़ तंजीमें इसमें इस्तेमाल होती हैं। जैसे सहाफ़ियों के बारे में उनके जो कमेंट्स थे, कोई गलत कमेंट नहीं थे, लेकिन किस तरीके से सहाफ़ियों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, ऐसी कई बातें रोज़ 3 दिन से मुसलसल काजी फ़ायज़ ईसा साहब सहाफ़ियों के ऊपर कर रहे हैं कि ये डॉलर खोर हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये किराए के टट्टू हैं, ये हैं, ये वो हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अब सहाफ़ी तंजीमें कोई एहतजाज नहीं कर रही। उनको इस बात से अब कोई परेशानी नहीं है कि जो सबसे बड़ी मुनसिफ़े आला की कुर्सी पे बैठा शख्स है वो किस किस किस्म के इल्ज़ामात सहाफ़ियों के ऊपर लगा रहा है, अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यही बात अगर अली अमीन गंडापुर कहते हैं तो सहाफ़ी सामने से माइक उठा लेते हैं, माफ़ियों के मुतालबे करते हैं, प्रेस क्लब और मुख्तलिफ़ जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी तरफ से एहतजाजी मरासले जारी किए जाते हैं। तो ये हमें एक मुनाफ़कत नज़र आती है। अब ये इतनी घटिया किस्म की गुफ्तगू बिलावल ने की है, इशारेबाजियों के साथ की है, उनके ऊपर जो है आपको खामोशी नज़र आती है। उसके ऊपर किसी की कोई वो जागती नहीं है मसलहत के, जिसमें आप ये कहें कि जी हाँ भाई ये किस चक्कर में इस किस्म की घटिया जो है वो गुफ्तगू करें। तो ये एक मुनाफ़कत है हमारे माशरे में, जिसको एक्सपोज़ करना ज़रूरी है। और ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो इस तरह से किया जाता है कि किसी ख़ास पार्टी को टारगेट करके, और बाकी जो तंजीमें हैं, जो उसकी नुमाइंदा बॉडीज़ हैं, उनको उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो फिर वकला की हों, चाहे वो फिर आपकी इधर सहाफ़त की हों। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, इसीलिए ये जो तंजीमें हैं ये इस कदर हमें अब गैर मौसर नज़र आती हैं कि ये अपने असल से हट चुकी हैं और सिर्फ़ जो ताकतवर हैं उनके इशारों पर नाचती नज़र आती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।